नमः संस्कृताय। बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में यूपी टेट संस्कृत की निःशुल्क क्लास। तो देखिएगा, इसमें ये चौपाई छंद है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहली पॉइंट यही, एक तो हम लोग छंद पढ़ रहे हैं, छंद में भी मात्रिक, मात्रिक में भी सम और सम में भी चौपाई। तो इसकी जो आप पहली पॉइंट बनाएंगे वो इसको रिवर्स लेकर के चले जाइए, अपने आप बन जाएगा। क्या कि चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। अब ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। तो अगली पॉइंट क्या लिखी जानी चाहिए? इसमें 4 चरण होते हैं। अच्छा, अगर आप पहले चरण में देखिए तो कितनी मात्राएं, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं, तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, चौथे चरण में कितनी मात्राएं। तो इसकी अगली पॉइंट क्या हो जानी चाहिए? इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर इसके उच्चारण को लास्ट में देखा जाए तो अवशेषा, लास्ट में क्या आया, और इसके लास्ट में क्या आया, और इसके लास्ट में क्या है, और इसके लास्ट में क्या है। इसी को क्या कहा जाता है? याद आया? तुक। तो इसका मतलब यह है कि चौपाई में पहले चरण का तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे से क्या मिलता है या समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी यही होगी। अब अगर ध्यान से देखें, ये क्या है? पहला चरण है ना, ये क्या हो गया? दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब हर एक चरण के अंत में आ जाते हैं। यहां अगर आप देखिए तो 2 क्या है? गुरु। यहां क्या है? और यहां क्या है? और यहां क्या है? इसका मतलब कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु मात्राएं पाई जाती हैं। अब इसमें विडंबना की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, कभी कभी इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। तो नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, कभी कभी इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। एक 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 2 14 15 16 16 आ गया। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16 16 तो आ गया। लेकिन क्या अंत में है? क्या नहीं है। तो होता क्या है कि इतनी सारी चौपाइयां लिखी गई हैं, सब में भाव समाहित कर पाना असंभव है। सामान्य रूप से ऐसा असंभव है। लेकिन चौपाई का जो मात्रिक नियम है वो नहीं टूटना चाहिए, वो आएगा ही आएगा। तो ऐसे छंदों की पहचान के लिए अगर आप उस पर मात्राएं लगा रहे हैं और 16 आ गया तो डेड श्योर हो जाइए कि वो चौपाई है। ये दूसरा दीर्घ वाला नियम इसलिए देख लिया जाता है कि कभी कभी इस नियम का भी लाभ ले लिया जाता है अपनी तुष्टिकरण के लिए कि हाँ ये सही है। ये यूपीएसआई में पूछा था 2016 में। तो जितने लोग केवल ये आइडिया लगाए कि अंत में 2 दीर्घ आएगा वही चौपाई होगा, इस पर तो वो काम नहीं करेगा। जबकि इसके बाद अगर मान लीजिए इस पर लगा दिया जाता तो क्या होता? जय हनुमान ज्ञान गुण सागरा और जय कपीस त्यों लोक उजागरा।
तो गड़बड़ हो जाता। मान लीजिए इसको बनाते तो मात्रा की त्रुटियां आ जाती, ये 16 की जगह 18 हो जाती। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जबकि इसके बाद फिर सही हो गया है कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। बाद वाले कंडीशन में एज इट इज सही है, लेकिन यहां नहीं सही था। और ऐसे ही एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं जो सामान्य रूप से लोगों को तकलीफ में दें। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 24। ये 16 के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए यदि आप इसको एक सांस में पढ़ना चाहेंगे तो लय नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखिए, पढ़ते समय आप कहां रुकते हैं? पढ़िए इसको। नीलांबर परिधान, और यहां तक मात्रा की काउंटिंग कर ली जाए तो 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11। तो इसको 11 पर क्या होना चाहिए? रुक जाना चाहिए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13। तो जब हम इसको, और इसी प्रश्न शैली पर क्वेश्चन भी किया गया है कि प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम के साथ 24 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो रोला हो जाता है। फिर एक विडंबना और है, सोरठा भी एज इट इज है, लेकिन सोरठा में चरण भले ही 4 हों, लेकिन वो 2 ही पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे इसकी जो 2 चरण है वही सोरठा का 4 चरण हो जाता है उसी में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रोला में इनके बीच में कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ किताबों में आपको कॉमा छाप करके दे दिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि यदि कॉमा लग जाएगा तो दुनिया का कोई विद्वान ये नहीं बता पाएगा कि ये सोरठा है या रोला है। ठीक है, तो लिखिए। इसकी 4 लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 लाइन लिखते लिखते हम थक जाएंगे। बोलेंगे नहीं, शीट प्रोवाइड कराएंगे इसकी ना। तो लक्षण हेडिंग बना लीजिएगा इसके बाद। लक्षण बोला जाए, लिखिए। तो पहला इंफॉर्मेशन ठीक उसी की तरह हो जाएगा जैसा कि चौपाई में रहा है। तो क्या देखिए, उससे पहले कुछ लिखाया गया है। रोला एक सममात्रिक छंद है। दूसरी पॉइंट भी एज इट इज हो जाएगी। क्या? इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरी पॉइंट नीचे लिखा जाता है, तो आपके अभ्यास में रहेगा वो। इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरी पॉइंट भी एज इट इज होगी, लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ। क्या? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
और जो ये अंतिम पॉइंट है ये बेहद इम्पोर्टेंट है और प्रश्न इसी से पूछा जाता है, वो ये है, लिखेगा, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम के साथ कुल 11-13 के विराम के साथ कुल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? और इसमें इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, गीतिका। प्रत्येक चरण में हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तो रोला के कंपैरिजन में गीतिका में मात्राओं की संख्या अधिक है, तो यह लाजमी है कि इसको भी पढ़ने के लिए हमको सांस लेने की जरूरत होगी। और सबसे पहले आप लेते कहाँ हैं? दाता पर। तो दाता पर काउंट कर लें, 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 14 पर, फिर 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 2 12 पर, और 12 14 होकर के 26 हो जाएंगे। गीतिका के भी कई भेद हैं, लेकिन वहां उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हरि गीतिका जो है वो गीतिका के एक भेद के अंतर्गत आता है। लिखिएगा इसमें लक्षण। लक्षण में वही पहली जनरल पॉइंट, क्या? यह एक सममात्रिक छंद है। तकिया हम कुछ सोच रहे थे लेते आते ना, तो आराम से लिखने में तकलीफ न होती। यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरी पॉइंट, इसमें 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इसका वाचन करते समय चौदह 12 पर विराम लिया जाता है। 14, 12 पर
विराम लिया जाता है। ठीक है ना। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, पहले समझ लीजिएगा। इसका जो मात्रा नंबर 3 है, मात्रा नंबर 10 है, मात्रा नंबर 17 है और मात्रा नंबर 24 है, ये हमेशा आपको लघु मिलेंगे, चाहे कोई भी गीति का छंद हो तो। हे प्रभु 2 1 3, तीसरा है ना ये लघु। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 लघु मिला। 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 1 लघु मिला। 17 1 18, 1 19, 20 21, 22 23 और 24। इसको छोड़ करके और भी लघु दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक रूप में लघु होंगे। तो लिखिएगा कि गीतिका में तीसरा कॉमा, 10वां कॉमा, 17वां कॉमा, 24वां, ये हमेशा लघु होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, हरि गीतिका। हाँ, किसमें? तो ए की वैल्यू 2 के बराबर तो होती ही है। ए ओ ये तो 2 के ही बराबर है ना। अन्याय सह कर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को फिर दंड देना धर्म है। इसको देख लेते हैं। 2 2 2 4 1 5 6 7 8 9 9 2 11 11 1 12 13 14 15 16, यहाँ 16 पर हम विराम लेते हैं। अन्याय सह कर बैठ रहना, फिर यह महादुष्कर्म है। 1 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12। इसमें जहाँ गीतिका में हम 14 12 के बाद विराम लेते थे, वहाँ यहाँ 16 और 12 के बाद लिया जाता है। कितना समय हुआ? 20 मिनट हुआ अभी तक? अच्छा, चलें, लक्षण लिखिएगा। तीन पॉइंट तो आप लोग तुरंत लिख लीजिए, ये तो याद हो गया होगा ना।
यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और अगला लक्षण खुद बना भी सकते हैं। चले लक्षण लिखाएं, हो गया। 16-12 ये 12 है, 16-12 28 हो जाएगा ना। और आपको बताएं, अगर आप 4 बार हो जाएगा तो बहुत एक्सपर्ट मैम हैं ये। 4 बार हरि गीतिका अगर लिखेंगे तो भी हरि गीतिका का उदाहरण हो जाता है, क्योंकि एक बार के हरि गीतिका पर मात्राओं की संख्या 7 आती है। 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 और 7 × 4 बराबर 28। ठीक है ना। माने अगर हम 4 बार हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका लिखेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, अर्ध सममात्रिक छंद का कोड क्या था? देखो 4 बार 16 बता रहे हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए। जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होए। दो 2 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13 2 2 2 4 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11 2 1 3 1 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 2 13 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। माने आपने देखा कि इसके पहले और तीसरे में 13 13, वहीं दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं हैं। अच्छा, पहले और तीसरे को किस चरण के नाम से जाना जाता?
विषम चरण, इसका एक और नाम है असंगत चरण भी इसे कहा जाता है। अगर विषम के जगह असंगत बोले तो भी आप जान लीजिए वो विषम कह रहा है। तो इनको क्या कहा जाएगा? सम और संगत चरण के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका दो चरण मिला करके एक पंक्ति हो जाता है और इसका भी दो चरण मिला करके एक पंक्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहे में कितने चरण होते हैं तो जवाब 4 होगा, और कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं तब जवाब 2 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसकी पहली पॉइंट एज इट इज हो जाएगी जैसा कि पहले हुआ करता था। फर्क इतना है, वहां आप लिखते थे यह एक सममात्रिक छंद है, जबकि यहां आप लिखेंगे कि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी पॉइंट में इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, यह 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विषम चरणों में 13-13 इसके विषम चरणों में 13-13 जबकि सम चरणों में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। जबकि सम चरणों में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। अब इसमें बेहद आवश्यक, आप यहां अगर लास्ट में देखें तो यह है, और यहां भी लास्ट में क्या है? यह है। जबकि यहां औ है, यहां अ है। इसका मतलब ये है कि दोहे के चौथे चरण का तुक, दूसरे का चौथे से मिलता है। तो लिखिएगा, इसमें दूसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके दूसरे और चौथे चरण में आप लोगों को यसाई मिलेंगे, सीनियर इंस्पेक्टर दया। माने एक दीर्घ और एक लघु, ऐसा पहले में आवश्यक नहीं है। यहाँ पहले लघु है, बाद में दीर्घ है, लेकिन इसमें अंत में एक दीर्घ और एक लघु आवश्यक रूप से मिलते हैं। ठीक है ना। तो लिखिएगा, इसके दूसरे तथा चौथे चरण के अंत में एक दीर्घ तथा एक लघु मात्राएं पाई जाती हैं। एक दीर्घ तथा एक लघु मात्राएं पाई जाती हैं।
हो गया? इतना लक्षण सफिशिएंट है। नोट में एक इंफॉर्मेशन लिखिएगा, NOTE, दोहे का ठीक उल्टा छंद सोरठा को माना जाता है। दोहे का ठीक उल्टा छंद सोरठा को माना जाता है। और इसके बाद अगली हेडिंग जो आप बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? सोरठा नहीं, इसका ठीक उल्टा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, वो कोड में बीच में आया है ना। सोरठा की पहली पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद इसका उदाहरण लिखाएंगे। पहली पॉइंट में शिल्पगत आधार पर, शिल्पगत माने रचना या बनावट के आधार पर, शिल्पगत आधार पर यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। शिल्पगत आधार पर यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।